हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग 12th फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 12th फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में जाकर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है, आयाम मॉडुलन क्या है। ठीक है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि आयाम मॉडुलन क्या है। ये भी VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हम लोग बोलेंगे कि जब श्रव्य तरंग को विद्युत तरंग पर इस प्रकार अध्यारोपित किया जाए कि परिणामिक तरंग की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग के समान हो, लेकिन इसका आयाम जो हो वो मॉड्यूलेशन वेव के अनुसार घटे या बढ़े, तो उसे आयाम मॉडुलन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आयाम मॉडुलन क्या है। तो जब श्रव्य तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग पर इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि परिणामिक जो तरंग होगा उसका आवृत्ति हो वो विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या हो, बराबर हो, लेकिन इसका जो आयाम हो वो मॉड्यूलेशन वेव के अनुसार हमेशा क्या हो, घटे या का हो, बढ़े, तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 हम लोग का प्रश्न है, आवेश का तलीय या पृष्ठीय घनत्व क्या है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखे। इसका मात्रक क्या है ये भी पूछा जाता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो देखिए परिभाषा इसका, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, कोई भी चालक हो तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के जो परिमाण होगा, आवेश के परिमाण को उस चालक का आवेश का रेखीय, आवेश का क्या है, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल बोलेंगे किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को उस चालक का आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। देखिए ये दिया है सिग्मा। ठीक है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और पूछा जाए सिग्मा बराबर क्या होगा, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या हो जाता है, ऊपर होगा Q आवेश बटा क्षेत्रफल, तो सिग्मा हो गया Q/A। देखिए पूछा तो नहीं गया लेकिन इसका मात्रक ध्यान रखिएगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए सिग्मा बराबर Q बताए है, Q का मात्रक क्या होगा, कूलम, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए हम लोग का है, गॉस प्रमेय को लिखे। सिंपल प्रश्न कभी पूछ देता है कि गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय को लिखे। यह भी है हम लोग के लिए। तो देखिए गॉस प्रमेय क्या होता है, तो पढ़े हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पृष्ठ के तल से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश के परिमाण का 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस प्रमेय कि इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पृष्ठ तल से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश के परिमाण का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसी को हम लोग बोल सकते हैं E.ds। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन हो गया। E.ds बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, यहाँ पूछा जाए कि एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन होता है निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। ठीक है, और Q क्या होता है, Q होता है कुल आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार गॉस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आएगा प्रश्न संख्या 14 नंबर। देखिए प्रश्न क्या है, 14 नंबर हम लोग का, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण परिणामिक बल प्रत्येक आवेश के बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है।
इसे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी सिंपल सा नियम है, मान लीजिए यहाँ Q आवेश है, ठीक है, तो Q आवेश पर अन्य आवेश यानी Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3, Q4 ऐसे ही Qn आवेश के कारण जो कुल बल होगा, ठीक है, लगने वाला कुल बल उन सभी बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पूछा जाता है Q1 के द्वारा क्या बल लगा है F1, Q2 के द्वारा कितना लगा है देखिए F2, Q3 के द्वारा F3, इसी प्रकार Qn के द्वारा मान लीजिए कितना बल लगा है Fn। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कुल बल यानी कितना लगा मान लीजिए F, तो जो परिणामिक बल होगा इन सभी के द्वारा लगे बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, यानी F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट F0n, और इसी सिद्धांत को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 है, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। पूछा जाता है हमेशा कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, तो ध्यान दीजिए इसका उत्तर होता है प्रेरणिक प्रतिघात एसी परिपथ में, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रेरिक प्रतिघात एसी परिपथ में वह गुण है, देखिए ये क्या है गुण है, वह गुण है जो धारा में परिवर्तन, जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, प्रेरिक प्रतिघात एसी परिपथ में वह गुण है जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इसे पूछा जाए किससे सूचित किया जाता है, तो इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया जाता है। पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेरणिक प्रतिघात को किससे सूचित किया जाता है, एक्सेल द्वारा। और पूछा जाए एक्सेल बराबर क्या होता है, तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, इसी को बोल सकते हैं ओमेगा बराबर हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि 2 पाई एफ होता है, क्या होता है 2 पाई एफ, तो हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखे तो क्या होगा एक्सेल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक नोट लिखा गया इसी से संबंधित कि प्रेरणिक प्रतिघात लागू वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रेरणिक प्रतिघात किस पर निर्भर करता है, तो वोल्टेज की आवृत्ति पर। इसको ऐसे भी याद रखिए कि प्रेरणिक प्रतिघात वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 हम लोग का है साइक्लोट्रॉन का उपयोग लिखें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए वीवीआई प्रश्न है हम लोग का, तो इसका आंसर देखिए क्या है, साइक्लोट्रॉन का निम्न उपयोग है, ये हम लोग जानते हैं, इसे लिखा जाता है साइक्लोट्रॉन का निम्न उपयोग है। देखिए सबसे पहला उपयोग क्या किया जाता है, बोलता है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है किसी आयन को किसी ठोस में प्रवेश कराने में। ठीक है, कोई आयन हो और उस आयन को किसी ठोस में क्या कराना हो, प्रवेश कराना हो, तो उसके लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला देखिए पॉइंट 3 हो जाएगा, रेडियो एक्टिव क्षय को शुरू करने में। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव क्षय में क्या होता है, अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण निकलता है, तो इसको शुरू करने में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव क्षय को शुरू करने में। अगला देखिए 4 नंबर, इसका उपयोग होगा उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन की प्राप्ति में। ठीक है, उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन या अल्फा कण या न्यूट्रॉन की प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रॉन की प्राप्ति में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन का महत्वपूर्ण 4 उपयोग है जिसे हम लोग याद करके लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग का होगा 17। ठीक है, 17 प्रश्न है हम लोग का ब्रूस्टर के नियम को लिखे। क्या पूछा गया, ब्रूस्टर के नियम को लिखे। वीवीआई प्रश्न ये एक बार पूछ चुका है। ठीक है, इसके पहले वाले एग्जाम में आया था, ब्रूस्टर के नियम को लिखकर समझाए। यह ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो देखिए ब्रूस्टर का नियम लिखिए, यहाँ लिखिए कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, ठीक है, कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण आईपी, ठीक है, ध्रुवन कोण को किससे लिखे, आईपी, तो म्यू जो होता है वो ध्रुवन कोण आईपी के स्पर्श जया, स्पर्श जया क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श जया के बराबर होता है। ठीक है, क्या है, पुनः पढ़िए, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण आईपी के स्पर्श जया के बराबर होता है।
अर्थात हम लोग बोलेंगे म्यू जो होता है वो बराबर होता है 10 IP के। म्यू बराबर क्या है 10 IP, ठीक है। और इसी को बोला जाता है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। जैसे देखिए चित्र में दिखाया गया कि एक माध्यम हो गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो प्रकाश है ये क्या है अध्रुवित प्रकाश है। देखिए यहाँ क्या होता है डॉट होना चाहिए, यहाँ अध्रुवित प्रकाश में यह क्या होता है डॉट होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। और जब यह प्रकाश इस कांच में स्लैब में प्रवेश करता है तो ये ध्रुवित हो जाता है, तो ये ध्रुवित प्रकाश है और ये भी क्या है ध्रुवित प्रकाश है। तो मान लीजिए कोर कितना बना हुआ है IP कोर है, ठीक है। और इसी कोर को हम लोग क्या नाम दिए है और IP, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवन कोर, क्या बोलेंगे ध्रुवन कोर। तो इस नियम के अनुसार अगर हम पढ़े तो क्या होगा म्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा 10 IP के क्या होगा बराबर होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, क्रांतिक कोण क्या है। यह भी पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण क्या है। तो देखिए उत्तर है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि क्रांतिक कोण क्या है, तो आप समझ लीजिए हम लोग समझा दें। देखिए क्रांतिक कोण होता है आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, लेकिन वैसा आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल के देखिए यहाँ I है, ठीक है। आपतन कोण क्या है I, तो अपवर्तन कोण कितना बन गया है यहाँ R बन गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपतन कोण का हम लोग मान बढ़ा दिए, तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया गया कि देखिए अपवर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो अब यही आपतन कोण क्रांतिक कोण बन जाएगा। तो यहाँ I ना बोल के इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे, और क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है C से, तो C हो गया। एक रिलेशन होता है म्यू जो होता है अपवर्तनांक वो 1/sin C के बराबर होता है, जहाँ C क्या है क्रांतिक कोण है और म्यू क्या होता है अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्रांतिक कोण के लिए जो प्रकाश की किरण होना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हम लोग का आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे। कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख दिए, इसको दो भाग में बांट दीजिए, इधर लिखिए आवर्धन और इधर क्या होगा हम लोग का आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यह रेखीय आवर्धन है, ठीक है। केवल आवर्धन बोला जाए तो हम लोग क्या समझेंगे कि यह कैसा आवर्धन है, रेखीय आवर्धन है। लेकिन देखिए यह क्या होता है, यह कोणीय आवर्धन है, ठीक है। तो ये रेखीय आवर्धन होता है और यह कोणीय आवर्धन होता है, ठीक है। दूसरा है रेखीय आवर्धन बराबर V/U, इसका सूत्र होता है V/U। देखिए ये है कोणीय आवर्धन और इसका आवर्धन क्षमता होता है कितना D/U होता है, क्या होता है D/U होता है, इसका होता है V/U और इसका होता है D/U। तीसरा है V का मान बढ़ने पर यह बढ़ता है, तो V का जब मान बढ़ेगा तो रेखीय आवर्धन क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए यह V का मान बढ़ने पर घटता है, लेकिन V का मान जैसे जैसे बढ़ता है आवर्धन क्षमता इसका क्या होता है घटता जाता है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, इसका मान जो होता है माइनस अनंत से अनंत के बीच होता है, ठीक है। आवर्धन का मान क्या हो सकता है माइनस अनंत से अनंत के बीच हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए इसका जो मान होगा वो D/F और 1 + D/F के बीच हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग का क्या होगा, पॉइंट यहाँ 4 है तो ये भी क्या होगा 4 पॉइंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो मान होगा वो D/F और 1 + D/F के क्या हो सकता है बीच हो सकता है, जबकि इसका मान क्या हो सकता है माइनस अनंत से अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में निम्नलिखित 4 अंतर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न यही होगा। तो ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखना है, ठीक है। कि नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर है, इसको भी वैसे ही लिखिए आंसर में। एक तरफ ये नैज अर्धचालक, इधर क्या हो जाएगा बाह्य अर्धचालक, ठीक है।
एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहला देखिए, ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, यानी शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक। लेकिन इधर देखिए, ये अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, इसमें अशुद्धियां मिली होती है। ठीक है, इसमें और लाइन था कि ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिली होती है। ये है, ये अशुद्ध अर्धचालक है, इसमें अशुद्धियां मिली होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, दूसरा अंतर है, सामान्य ताप पर चालकता कम होती है। ठीक है, तो नैज अर्धचालक की सामान्य ताप पर, कमरे के तापमान पर इसका जो चालकता होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। लेकिन सामान्य तापमान पर चालकता अधिक होती है। तो बाह्य जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता सामान्य ताप पर भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला है 3 नंबर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या एक बराबर होती है। देखिए इसमें, देखिए 3 नंबर में इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर नहीं होती है। इसकी विद्युत चालकता कम होती है, इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। ये अशुद्ध होता है, यह क्या है, यह शुद्ध होता है, और यह क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो यही नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में मुख्य अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग क्या पढ़े, प्रश्न संख्या 10 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। ठीक।